हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोग का टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ पे हम लोग विधि पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ये इसका तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो पिछले दो लेक्चर भी देख लें। ये आने वाले पीसीएसजे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके साथ ही साथ अगर आप इसकी डिटेल भी देखना चाहते हैं तो उसको भी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है जिनको आपको देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में जो दहेज मृत्यु है, इस अपराध में कौन सा घटक शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री को उसके पति या किसी अन्य व्यक्ति ने क्रूरता या तंग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 326 में मुख्यतः अंतर क्या है? तो इसमें क्षति की प्रकृति का मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में दिशरतिकता में निम्न में से किसके प्रति अपराध होता है? दिशरतिकता जो होता है ये किसके प्रति अपराध को होता है? तो ये होता है स्त्री के प्रति अपराध। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो लूट और डकैती के बीच अंतर को स्पष्ट करता है? लूट और डकैती के बीच जो अंतर है इसको स्पष्ट करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका है अपराधियों की संख्या। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत गृह निवास या निवास गृह आदि में चोरी करना दंडनीय अपराध है? जो निवास गृह होता है इसमें अपराध है चोरी करना। किस भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पूछा गया है? तो किस सेक्शन में है? तो यह है सेक्शन 380 में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 ये कब किस डेट में प्रवृत्त हुआ था? ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों प्रवृत्त हुआ था 1 जुलाई 2002 को। अगला क्वेश्चन है, एक डिक्री हो सकती है, डिक्री किस प्रकार की हो सकती है, उसका प्रारूप क्या रहेगा, उसकी प्रकृति क्या रहेगी, ये आपको बताना है। तो वो होगी आरंभिक या अंतिम, कोई भी डिक्री हो सकती है। सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सही नहीं है। धारा 2 सब क्लॉज 10 अंतःकालीन लाभ के बारे में नहीं बताता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे धारा 2 का सब क्लॉज 10 क्या बताता है। अगला है, सीपीसी में किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा इससे संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है? किस धारा में किया गया है सिविल प्रकृति के दावा का? तो ये किया गया है दोस्तों धारा 9 में। भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध पारित की गई डिक्री कितने समय तक के लिए निष्पादित की नहीं जाएगी? ये आपको बताना है। निष्पादन नहीं की जाएगी कितने समय तक के लिए, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 3 माह तक। सिविल प्रक्रिया संहिता, जो सिविल प्रक्रिया संहिता है के प्रावधान, अब इनमें आपको बताना है सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है? कलेक्टर को रिसीवर जो नियुक्त किया जा सकता है ये किस प्रावधान के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निर्णीत ऋणियों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो जो जीवन निर्वाह भत्ता है ये किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो ये दिया जाता है धारा 57 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा कतिपय स्त्रियों को न्यायालय में व्यक्तिगत उपसंजाति से छूट प्रावधानित करती हैं? किसमें है? तो ये है दोस्तों धारा 132 में। अगला है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर कैवियट कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? जो कैवियट है कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? तो ये 90 दिनों तक प्रभावी रहता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अदालत में अंतर्निहित शक्तियां वर्णित हैं? जो अदालत की अंतर्निहित शक्तियां हैं ये किस धारा में सीपीसी में वर्णित हैं? तो ये वर्णित हैं धारा 151 में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिनिधि की हैसियत से एक वाद दायर किया जा सकता है, ये सीपीसी में कहां पे बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों आदेश 1 का नियम 8, ये सीपीसी में बताया गया है। आदेश 5 नियम 1 के अंतर्गत प्रतिवादी को अपना लिखित कथन देना होता है। तो ये देना होता है समन तामील होने के 30 दिन के भीतर। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको यहाँ पे कवर किया गया है, तो आप इनको देख लीजिएगा। सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न प्रावधानों में से किसमें
वाद पत्र को वाद हेतुक न होने का कारण नामंजूर कर दिया जा सकता है। वाद हेतुक न होने के कारण उसको नामंजूर किया जा सकता है। ये किसमें बताया गया है? तो ये है आदेश 7 नियम 11 के खंड का में। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त किए जाने का प्रावधान कहां पर दिया गया है? तो ये दिया गया है आदेश 9 नियम 13 में। आदेश 9 नियम 13 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 को मान्य घोषित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ भी चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये किसमें है? ये है जॉली जॉर्ज वर्गीस बनाम कोचिन बैंक। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 ये किस डेट में प्रवृत्त हुआ था? तो ये हुआ था 3 फरवरी 2013 को। 3 फरवरी 2013 को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही है पुलिस थाना, ये टूड़ा में वर्णित नहीं है। किसमें वर्णित है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, मजिस्ट्रेट है, नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो ये की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में के अंतर्गत अपराध किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय होता है? जो अपराध है ये भारतीय दंड संहिता की 324 के अंतर्गत किस न्यायालय में विचारणीय होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला है, डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या किसी अन्य चीज की तलाशी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वारंट जारी कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जारी कर सकता है ए या बी दोनों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट दोनों ही कर सकते हैं। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का सदृश है? के सदृश है, ये आपको बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश कौन सा है सीपीसी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 97। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत चुराई गई हुई संपत्ति को अपग्रहित करना का अधिकार किसके पास होता है? तो चुराई गई संपत्ति को अपग्रहित करने का अधिकार किसके पास होता है? पुलिस अधिकारी के पास होता है। अगला है, एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये एक ठोस सबूत नहीं है, ये एक ठोस सबूत होता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता है? 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता है, कहाँ प्रावधान किया गया है? ये किया गया है सेक्शन 160 सब क्लॉज 1 में। अगला है, धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों तक रहता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 दिन तक। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विकिचित अभियुक्त को कुछ विधियों में संरक्षण दिए गए हैं। यह प्रावधान पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? सीआरपीसी में। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उपरोक्त सभी में, उपरोक्त सभी सेक्शन में, यानी सेक्शन 328, 331, 334 इसमें सब में दिया गया है जो विकिचित अभियुक्त को विधि से संरक्षण है कुछ उनके बारे में। अगला है, धारा 357 ए जोड़ी गई है। धारा 357 ए जो है ये किस में जोड़ी गई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। यदि किसी दांडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है और उसके नजदीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन करना चाहिए? मतलब कितने अवधि के अंदर आवेदन कर देना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 30 दिन की अवधि के अंदर उनको आवेदन कर देना चाहिए। अगला है, सीआरपीसी की जो धारा 407 है ये किससे संबंधित है? धारा 407 किससे संबंधित है? तो धारा 407 दोस्तों संबंधित है मामलों अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्रिम जमानत से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये है दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई। अगला है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 ये कब लागू हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये लागू हुआ है 1 सितंबर 1872 को।
जब किसी प्रस्थापना का प्रतिग्रहण कर लिया जाता है तो वह वचन बन जाता है। यह परिभाषा किसमें दी गई है? जो परिभाषा है ये किसमें दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है सेक्शन 2B में, यानी 2 खा में दी गई है। निम्न में से कौन सा सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिफल पूर्व, वर्तमान या भविष्य का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं है। धारा 13 दुरुपदेशन से संबंधित नहीं है। अगला है, संविदा अधिनियम की धारा 11 में एक व्यक्ति संविदा करने के लिए अक्षम माना जाता है यदि वह किस प्रकृति का होता है? यदि वह उपयुक्त सभी, यानी अवयस्क होता है, विकृचित होता है, विधि द्वारा जो संविदा करने में अयोग्य होता है, सभी है। सामान्य संविदा हेतु मर्यादा काल कितना होता है? सामान्य संविदा के लिए जो मर्यादा काल होता है ये कितना होता है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष का होता है। अगला है, भारतीय संविदा अधिनियम के तहत समासित संविदाएं का संबंध में कौन सी धारा है? समासित संविदा जो है इसमें कौन सी धारा है? तो ये है ऑप्शन सी, 31 से लेकर 36 तक में समासित संविदा के बारे में बताया गया है, उसके बारे में संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आ करार करता है कि सा से बा विवाह करे तो बा को एक धनराशि देगा, दा से सा विवाह कर लेती है। अब ये करार किस प्रकार का होगा? तो ये करार किस प्रकार का होगा? ये शून्य करार होगा। भारतीय संविदा अधिनियम में कौन सी धारा प्रत्याशित संविदा भंग के सिद्धांत की विवेचना करती है? तो प्रत्याशित संविदा भंग के सिद्धांत की विवेचना कौन सी धारा करती है? आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नहीं भारतीय संविदा अधिनियम में। तो ये है धारा 39। भारतीय संविदा अधिनियम के कतिपय संविदा सदृश संबंधों का उपबंध किया गया है। किसमें किया गया है? किस अध्याय में किया गया है? ये आपको बताना है। तो ये किया गया है दोस्तों अध्याय 5 में। निम्न में से कौन सा वाद संविदा कल्प से संबंधित है? संविदा कल्प से संबंधित कौन सा वाद है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है बाई फातिमा बना मोहम्मद अली। भारतीय संविदा अधिनियम के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी क्वांटम मेरिट के सिद्धांत पर आधारित है? ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वांटम मेरिट पे आधारित कौन से है? तो ये है धारा 70। एडम्स बनाम जार्विक ये किस पर निर्देशक वाद है? ये किस पर किससे संबंधित वाद है? ये आपको बताना है, एडम्स बनाम जार्विक। तो ये जो वाद है ये संबंधित है क्षतिपूर्ति की संविदा से। किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा डिफॉल्ट करने पर उसके वचन का निर्वहन करने या उसकी देनदारी पूरी करने का अनुबंध क्या कहलाता है? वो अनुबंध किस प्रकार का कहलाता है? तो ये कहलाता है गारंटी की संविदा। चल प्रत्याभूति परिभाषित की गई है। चल जो प्रत्याभूति है ये किसमें परिभाषित की गई है? तो ये की गई है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 129 में। तो ये आज के हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको हम लोगों ने देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।